इसके पूर्व आप लोगों को मानव आहार नाल के नामांकित चित्र को दर्शाया गया है। उसी चित्र को पुनः दर्शाते हुए मानव आहार नाल में भोजन पाचन क्रिया समझाने जा रहे हैं। तो आप ये समझो कि मानव आहार नाल में भोजन पाचन क्रिया निम्न 5 चरणों में होती है, जिसे भोजन अंतर्ग्रहण, इंजेशन, भोजन पाचन, डाइजेशन, भोजन परिवहन, सर्कुलेशन, भोजन अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, भोजन स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, मल के रूप में शरीर से बाहर जाने की क्रिया को कहा जाता है बहिर्क्षेपण, इजेशन। अब आप देखेंगे कि मानव में भोजन पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो भोजन अंतर्ग्रहण का अर्थ यह होगा कि जो भोजन हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन के रूप में अर्थात दाल, चावल, रोटी, अनेक प्रकार की सब्जियों, दूध या अन्य खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, वह मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिन्हें निम्न सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। 2I, 1C, 2PM, 3M अपॉन 2I, 1C, 2PM, 3M के द्वारा। बच्चों यहाँ 2I का अर्थ होता है इंसाइजर, कृंतक दांत, जो हमारे आपके मुख में बिल्कुल सामने पाए जाते हैं 2 की संख्या में। उसके बगल में 1C है रदनक दांत, थोड़ा नुकीला होता है, जो 1 की संख्या में होता है। उसके बगल में 2PM थोड़ा चौड़े दांत होते हैं, जिन्हें आकृचर्वणक कहा जाता है। और उसके बगल में 3 और चौड़े दांत होते हैं, जिन्हें देहाती भाषा में चौबर कहते हैं, जिसे पश्चर्वणक कहा जाता है। ये बच्चों जबड़े का अर्धांश भाग है। आप मेरी तरफ देखें, यहाँ से इस तरफ का ये अर्धांश है और फिर इधर का अर्धांश। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8 इधर हैं, 8 इधर हैं, हो गया 16। और दोनों जबड़ों को मिला करके संपूर्ण दांतों की संख्या हो जाती है 32। इन्हीं दांतों के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन पीसा जाता है, जो लुगदी के रूप में हो जाता है, क्योंकि इसी समय भोजन से मुख में लार ग्रंथियों से निकली हुई लार आकर के मिलती है। ये लार ग्रंथियाँ निम्न है, जैसे कर्णमूल ग्रंथ कान के नीचे होती है, अधोहन ग्रंथ दोनों जबड़ों के जोड़ के पास होती है, अधोजिह्वा ग्रंथ जीभ के नीचे होती है। इन्हीं तीनों ग्रंथियों से निकली हुई लार आकर के मुख में भोजन से मिलती है। इसी कारण भोजन चिकना और लुगदी के रूप में हो जाता है। इसी लार में टायरिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन से मिल करके भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज में बदल देता है। इसी कारण भोजन मीठा लगने लगता है। आप सूखी रोटी चबाओगे तब भी मीठी लगने लगती है।
क्योंकि टायरिन के द्वारा मंड माल्टोज में परिवर्तित हो। तत्पश्चात भोजन चित्र में आप देखेंगे मुख गुहा के बाद ग्रसनी भाग है, यहाँ से सरकता हुआ ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में आ जाता, जो एक बड़ी थैली के रूप में है, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। आमाशय में बच्चों भोजन ज्यों ही पहुँचता है उसी समय आमाशय की दीवारों से गैस्ट्रिन नामक हार्मोन की उत्पत्ति होती है। यह गैस्ट्रिन हार्मोन आमाशय की दीवारों को उत्तेजित करता है, जिससे निम्न पदार्थ निकलते हैं, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिकम, पेप्सिन नामक एंजाइम तथा प्रोरेनिन नामक एंजाइम निकलता है। इसमें से आप समझो HCl हाइड्रोजन है जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु और रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, कठोर पदार्थों को गला देता है। तो पेप्सिन का कार्य है भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन चेंज इनटू पेप्टोन। और प्रोरेनिन सक्रिय रेनिन में बदल जाता है। यह सक्रिय रेनिन जो हम आप भोजन में दूध ग्रहण करते हैं उसमें होते हैं केसीन प्रोटीन। उस केसीन प्रोटीन को ठोस पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर देता है, अर्थात दही के रूप में जो अन्य पाचक एंजाइमों के द्वारा पचता है। यदि यह रेनिन नामक एंजाइम न हो तो दूध जिस दशा में हम ग्रहण करते हैं उसी दशा में मल द्वार से शरीर से बाहर हो सकता है। अब भोजन यहाँ पर आमाशय में लगभग 4 और घंटे रहता है। तत्पश्चात भोजन सरकता हुआ इस आमाशय से सरकता हुआ आता है इस ग्रहणी भाग में। और समझो यह ग्रहणी भाग जो है छोटी आंत का भाग है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भोजन नली का अगला भाग है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुद्रांत, और इस क्षुद्रांत का भाग है ग्रहणी। आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में यहीं पर भोजन पहुंचा है। तो ग्रहणी भाग से आप देखोगे यहाँ पर एक ग्रंथ है जुड़ी हुई, इसे पाचक ग्रंथ कहते हैं और इसका नाम है अग्न्याशय। अग्न्याशय से निम्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। नंबर 1 ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। प्रोटीन चेंज इनटू पेप्टोन। ऐसे ही दूसरा एंजाइम है एमाइलेज। यह कार्बोहाइड्रेट
को फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। ऐसे ही तीसरा एंजाइम है लाइपेज, जो फैट या वसा के रूप में जैसे तेल, घी, मक्खन हम आप ग्रहण करते हैं, वसा को चेंज कर देता है ग्लिसरॉल में। इसी तरह चौथा एंजाइम है न्यूक्लिएजेज, जिसका कार्य है काजू बादाम, अखरोट, मांस, मछली, अंडा या दूध में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त न्यूक्लियम डीएनए या आरएनए को सरल दशा में बदल देता है। तत्पश्चात यहीं पर ग्रहणी भाग में ही आप देख रहे हैं बच्चों, ये है लीवर या यकृत। यह भी एक पाचन ग्रंथि है जिसमें यह गॉल ब्लैडर गॉल ब्लैडर नामक ग्रंथि जुड़ी होती है, जिसे हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं से, ये सब कोशिकाएं हैं जिनसे पित्त रस निकलता है, इसी पित्ताशय में आकर इकट्ठा होता है। लेकिन जो ही भोजन ग्रहणी भाग में पहुंचता है उसी समय पित्ताशय से पित्त रस निकल करके ग्रहणी भाग में आ जाता है और निम्न क्रियाओं को संपन्न करता है। आप देखेंगे ये क्रियाएं नंबर 1 है ग्लाइकोजेनेसिस। का अर्थ होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देना। इसी तरह से बच्चों दूसरी क्रिया होती है जीनोलिसिस। इस क्रिया में मांसपेशियों में उपस्थित ग्लाइकोजन आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा उत्पादन है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही तीसरी क्रिया है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस क्रिया में प्रोटीन युक्त पदार्थ ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिए जाते हैं ऊर्जा प्राप्त के लिए। अगली क्रिया है लाइपोजेनेसिस। इस क्रिया में वसा जो है ये भी ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित की जाती है ऊर्जा प्राप्त है। पांचवी क्रिया बच्चों डीएमिनेशन। हिंदी में कहते हैं अमीन हरण। इस क्रिया में अमोनिया का परिवर्तन यूरिया में हो जाता है। जो अमोनिया है वो परिवर्तित हो जाती है यूरिया में। यह एक उत्सर्जी पदार्थ है। यही यूरिया रुधिर नलिकाओं के द्वारा बच्चों वृक्क में जाती है और वृक्क में रुधिर के साथ जब पहुँचते हैं तो वृक्क नलिकाओं द्वारा छन करके यह मूत्र के रूप में मूत्राशय में जाती है और मूत्राशय से मूत्र नली के द्वारा शरीर से बाहर हो जाती है, जिसे आगे हम उत्सर्जन क्रिया में आपको बताएंगे। लेकिन आगे देखें आप, इसकी छठवीं क्रिया है डिटॉक्सिफिकेशन। तो जिसका अर्थ होता है भोजन में कुछ हानिकारक जीवाणु रोगाणु हो तो उसको नष्ट कर देना। और अगली क्रिया है इसकी जो
पितरस के हिपैरिन। आप समझो कि हिपैरिन क्रिया अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर में जो रुधिर बच्चों बहता रहता है वो सदैव तरल दशा में रहता है, और उसको तरल दशा में बनाए रहने का कार्य यही हिपैरिन करता है, जो कि पित्ताशय से निकले हुए पित्त रस में। अब आप आगे देखेंगे भोजन का पाचन ग्रहणी भाग में हो गया। ध्यान देंगे यहाँ पर ग्रहणी भाग से अग्न्याशय जुड़ा हुआ है। अग्न्याशय से बच्चों इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इसके अलावा ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, जो भोजन में उपस्थित ग्लूकोज या शर्करा को तरल दशा में बदल देते हैं, बचा देते हैं। आप सुनते हैं गांव में या शहरों में कि फला शुगर का मरीज हो गया। शुगर का मरीज होने का अर्थ ये हुआ वो तो उस व्यक्ति के अग्न्याशय से इंसुलिन या ग्लूकागॉन का स्रावण नहीं हो रहा है, इस कारण शर्करा का पाचन नहीं हो पा रहा है। इसी को कहा जाता है फला व्यक्ति मधुमेह का रोगी हो गया या शर्करा का रोगी हो गया। इसकी बच्चों सबसे बड़ी पहचान है यदि वह व्यक्ति कहीं पर यूरिन करता है, पेशाब करता है, थोड़ी देर बाद आप जाकर देखें वहाँ पर चींटे या चींटियाँ रेंगते रहते हैं, क्योंकि उसके मूत्र में शक्कर की मात्रा। इस तरह से ग्रहणी भाग में पाचन क्रिया संपन्न हो जाती है। तत्पश्चात भोजन यहाँ से सकता हुआ मध्यांग से होता हुआ चला आता है। यह इलियम भाग है जिसकी लंबाई लगभग 4.5 मीटर, तात्पर्य हुआ लगभग 14 फीट होती है, लगभग 14 फीट होती है, जिसके भीतरी दीवारों में रोएदार तौलिया के भांति छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, जिन्हें रसांकुर कहा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें विलाई कहा जाता है। और यही विलाई छोटी आंत में इलियम में उपस्थित होते हैं, जो भोजन का अवशोषण करते हैं। भोजन का अवशोषण करते हैं। अब अवशोषित भोजन जो ग्रहण कर लिया गया उसका होगा परिवहन होगा, जिसे सर्कुलेशन कहा जाता है। सर्कुलेशन होता है कैसे, आप समझो। सर्कुलेशन मीन्स परिवहन। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, ये नंबर 3 पर है, परिवहन नंबर 4 पर है। ध्यान देंगे, एक बात यहाँ पर हो रहा, भोजन तो आमाशय से लेकर ग्रहणी तक पच गया मध्यांग, लेकिन कुछ भाग भोजन का जो अवशेष रह जाता है, नहीं पचा रहता, वह इलियम में बचता है और इसको पचाने का कार्य करता है। इलियम में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है माल्टेज सुक्रेज। इसके अलावा है सेलुलेज तथा लैक्टेज। आप देखो यहाँ माल्टेज और सुक्रेज शर्करा का पाचन करता है। सेलुलोज आप समझो कि भोजन हरी सब्जियों में पत्ते वाली सब्जियां जैसे चौलाई,
पालक का साग खाते हैं उसमें तो सेलुलोज पाया जाता है, उसी सेलुलोज का पाचन सेलुलेज के द्वारा। ऐसे ही लैक्टेज है, दूध में जो अधपची मात्रा रह जाती है वो लैक्टेज एंजाइम के द्वारा तरल दशा में बदल जाती है। अब भोजन का विलायक या रसायनों द्वारा अवशोषण हो गया। अब अगला चरण है इसका परिवहन या सर्कुलेशन। आप ये समझो परिवहन या सर्कुलेशन बहुत सरल है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। यहाँ पर ध्यान ये दो कि पूरी आहार नाल जो आप देख रहे हो हर अंग से धमनी और सिराएं जुड़ी हुई हैं। उसी प्रकार से इस इलियम भाग से भी सिराएं जुड़ी हुई है। बच्चों ये समझो कि सिराओं के द्वारा रुधिर हृदय में वापस जाता है और धमनियों के द्वारा रुधिर हृदय से बाहर निकलता है। तो भोजन जो अवशोषित किया गया है इन्हीं सिराओं के द्वारा ग्रहण करके बहता हुआ हृदय में वापस चला जाता है, जिसे कहा जाता है सर्कुलेशन। अब यह भोज्य पदार्थ चला गया बच्चों, रुधिर में मिल गया। अब रुधिर में मिलने के पश्चात भोजन जब हृदय से शरीर में चारों तरफ बहने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा, तो हमारा आपका शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से बना है। जैसा कि आपको कक्षा 9 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोशिका है क्या, इसका निर्माण होता है कैसे बनता है, हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या है कितनी, जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं लगभग 10 खरब कोशिकाएं हैं। तो आप समझो कि सभी कोशिकाओं में इस भोजन पहुंचने की क्रिया को स्वांगीकरण या एसिमिलेशन करते हैं। एक लाइन में भोज्य पदार्थों का तरल दशा में शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचना या विलीन होना स्वांगीकरण। अंतिम चरण में आप आइए, संपूर्ण भोजन पच गया, पचने के पश्चात उस भोजन में आप देखेंगे ऐसा तो है नहीं कि रोटी का टुकड़ा चावल का टुकड़ा रुधिर में जाएगा, सभी नलियों में जाएगा। उसमें से बच्चों जो आवश्यक पदार्थ होता है वो तरल दशा में एंजाइमों के द्वारा, पूर्व में हमने बताया तरल दशा में परिवर्तित हो जाता है, वह जाता है रुधिर। शेष भोजन में जो रफेज होता है, रफेज मीन्स खराब पदार्थ, वह खराब पदार्थ मल के रूप में यहाँ मलाशय में इकट्ठा होता है, जिसकी लंबाई लगभग 2 मीटर होती है। और यह मल पदार्थ नित्य क्रिया में, ध्यान देंगे कभी कभी बच्चे नित्य लिख देते हैं, ध्यान देना नित्य नहीं है बल्कि नित्य क्रिया है। नित्य क्रिया हर व्यक्ति सुबह शाम करता है। उस नित्य क्रिया में वह मल पदार्थ मलाशय से बाहर निकल जाता है, जिसे कहते हैं बहिर्क्षेपण या इजेशन। अंतिम में आप एक बात और समझेंगे, मानव मल में बदबू का कारण क्या होता है? स्केटोल नामक एक पदार्थ होता है, स्केटोल तथा एंडोल। इन्हीं दोनों पदार्थों के कारण मानव मल में बदबू होती है। इस प्रकार से आप समझो मानव में भोजन पाचन क्रिया संपन्न हो जाती है। अब बच्चों भोजन पाचन संबंधी कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, आप उसको लिख लें। जैसा कि पूर्व में ही हम बता चुके हैं कि वीडियो देखने के पहले आप अपने पास कलम और रफ कॉपी रखा करें। तो प्रश्न देखें, पहला प्रश्न है, लार से निकले टायलिन एंजाइम का कार्य क्या है? दूसरा प्रश्न है, HCl का श्रावण कहाँ से होता है और कार्य क्या है? तीसरा प्रश्न है, अग्न्याशय से निकलने वाले
एंजाइम का नाम व कार्य बताओ। अगला प्रश्न है, भोजन अवशोषण आहार नाल के किस भाग में किसके द्वारा होता है। इसके बाद का प्रश्न है, हिपेरिन का कार्य क्या है। फिर है, आहार नाल की लंबाई क्या है और पित्ताशय का